एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताब है? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट। इकोनॉमिक्स का बेसिकली जो डिमांड एंड सप्लाई है वो क्या है? इट इज द बेस ऑफ इकोनॉमी। क्या है? इट इज द बेस ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड होता है देन ओनली देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, जब मार्केट में डिमांड होगा, जब मार्केट में मांग होगी, तभी तो उसकी आपूर्ति की जाएगी। और हमारी जो इकोनॉमी है ये डिमांड एंड सप्लाई से ही चलती है। मार्केट में जिस तरह से डिमांड होता है उस तरह से सप्लाई होती है। तो बेसिकली इन चीज़ों को समझेंगे, कोशिश करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो डिमांड एंड सप्लाई वाले टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं, उन सारे टर्म्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड, और देखते हैं डिमांड का क्या परिभाषा है। ओके, तो व्हाट इज डिमांड? अगर मैं आपसे पूछूं कि मांग क्या है, एक कंज्यूमर जो है वो क्या करता है? वो मांग करता है। ठीक है, कंज्यूमर क्या करता है? चीज़ों की डिमांड करता है। ठीक है, कंज्यूमर डिमांड करता है, और सप्लाई कहाँ से होती है? मार्केट जो है चीज़ों को सप्लाई करती है। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। एक टर्म है यहाँ, बहुत ध्यान देना है, विलिंग टू बाय। तो सबसे बड़ा चीज जो है विलिंग टू बाय, मतलब आपको उसको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। विलिंग टू बाय यानी कि डिजायर टू बाय, आप चाहते हो कि कोई चीज को आप खरीदो। ठीक है, विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड। साथ में एक कंडीशन और है, मान लो कि मेरी इच्छा है कि मैं एप्पल का आईफोन खरीदूं। ठीक है, मतलब आई एम विलिंग टू बाय, आई एम विलिंग टू बाय एन आईफोन। ओके, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं आईफोन खरीदूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हो सकती है कि आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड, मेरे पास वो 1 लाख रुपए नहीं हो जिससे मैं आईफोन खरीद पाऊं। तो डिमांड में यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है जो डिमांड को बेसिकली फुलफिल करता है। पहला क्या है? पहला है विलिंग टू बाय, मतलब आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे आईफोन चाहिए। दूसरा एबल टू अफोर्ड, मतलब आपको उसको ऐसा होना चाहिए कि आप उसको खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, देन गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम, गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कॉल्ड डिमांड। क्या कहते हैं इसको? इसको डिमांड कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो दो चीजें हो गई आपके पास, पहला एबल टू अफोर्ड, दूसरा है विलिंगनेस टू बाय। उसके बाद एक और चीज है, वो है विलिंगनेस टू पे। आपकी इच्छा भी तो होनी चाहिए कि हाँ ठीक है मैं पैसा दूं, मैं खरीदूं। हो सके आप खरीदना चाहते हो लेकिन आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते हो। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो बेसिकली जो मेन रीजन है वो है दो चीज अगर आपके पास है, ये एबल टू अफोर्ड और विलिंग टू बाय, आप खरीदना चाहते हो और आप अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली इट विल गिव राइज टू डिमांड। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे जो है मांग को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, एक बार यहां देखते हैं, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता यानी कि एक जो कंज्यूमर है वस्तु की कीमतों और उपभोक्ताओं की जो आय है को देखते हुए खरीदने के लिए तैयार है। अपनी आय और उसकी जो मांग है उसको देखते हुए खरीदने के लिए तैयार है और खर्च करने में सक्षम है। मतलब आपकी जो कैपेसिटी है, इकोनॉमिकल कैपेसिटी, आर्थिक दृष्टिकोण से आपके अंदर जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि आप पैसे खर्च करें, और आपकी इच्छा है कि मैं पैसे खर्च करूं। सो इट इज कॉल्ड, it will definitely give rise to demand. So these are the conditions of demand. Okay, so वह वस्तु जो है वो क्या कहलाती है? उसी को हम लोग मांग कहते हैं। So ये अगर कंडीशन, दो तीन कंडीशन पूरे हो जाए कहीं पे, विलिंगनेस टू बाय, आपकी विलिंगनेस टू पे, आप पैसा पे करना चाहते हैं, और एबिलिटी टू पे, मतलब आपके अंदर पे करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। केवल इच्छा से तो कुछ नहीं होता, मुझे आईफोन चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सो वो डिमांड के मांग को, उसका जो परिभाषा है उसको पूरा नहीं करता है। एंड दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिमांड। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनकम एंड डिमांड आर डायरेक्टली रिलेटेड।
क्या कह रहे हैं, नॉर्मल गुड की बात हो रही है, जो सामान्य वस्तुएं हैं। सामान्य वस्तुएं से क्या मतलब हुआ, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो रोज हम लोग यूज करते हैं, सब्जी हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, बेसिक चीजें जो हो गए हैं, वो क्या है, वो नॉर्मल गुड्स हैं। सो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनकम एंड डिमांड आर डायरेक्टली रिलेटेड। ऑब्वियस सी बात है ना, नॉर्मल चीजें जैसे कि मार्केट में सब्जी है, आप देखेंगे कि दो टाइप की वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल है। एक वेजिटेबल, सेम वेजिटेबल्स अगर बात करते हैं पोटैटो की, सो वो 40 रुपये किलो भी मिल रहा है और 20 रुपये भी किलो मिल रहा है। तो मेरा इनकम डिसाइड करेगा कि मैं 20 रुपये किलो वाला आलू खरीदूंगा या 40 वाला किलो वाला आलू खरीदूंगा। यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनकम एंड डिमांड आर डायरेक्टली रिलेटेड। तुरंत डायरेक्टली रिलेटेड है, मेरी जो इनकम आएगी उसके अनुसार ही मैं डिमांड कर पाऊंगा, है कि नहीं। आप देखना होगा मार्केट में, आप अपने घर में देखना कि आपके फैमिली में जो कैपेसिटी होगी उसके अनुसार चीज़ें खरीदी जाती होंगी, है ना। फेस्टिवल में आप देखना, हम लोग उतना ही खर्च कर पाते हैं जितना हमारा इनकम है। अगर हमारा बहुत इनकम है, फैमिली का भी, हमारा इंडिविजुअल बहुत इनकम है, तो हमारा जो डिमांड होता है डेफिनेटली वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल डिफिनेशन, ये सिंपल परिभाषा है। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, इंक्रीज इन इनकम विल कॉज डिमांड टू राइज। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इनकम बढ़ता है वैसे ही डिमांड भी बढ़ जाता है। आपने देखा है कि जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है मार्केट में डिमांड भी बढ़ जाता है। तो ये जो है सिंपल डिफिनेशन है। समान वस्तुओं की स्थिति में आय और मांग की जो है वो सीधा संबंध है, ठीक है। आय और मांग की सीधा संबंध है। क्लियर, समझ में आ गई? ओके। नेक्स्ट इज प्रिकॉशनरी डिमांड, ठीक है। प्रिकॉशनरी डिमांड यानी कि धन की एहतियाती मांग, ठीक है। प्रिकॉशनरी डिमांड यानी कि धन की एहतियाती मांग। क्या कह रहा है ये, यहां पे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी अराइजेज, ठीक है, मेनली ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। सो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, किसका बात कर रहा है, डिमांड फॉर मनी, ठीक है। अराइजेज मेनली ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर रिसीप्ट्स, भविष्य में जो पैसे आएंगे या जो भी चीज आएंगे, और फ्यूचर में जो खर्चे होंगे, मतलब जो पैसे भविष्य में आएंगे और जो भविष्य में खर्चे होंगे, ये जो प्रॉब्लम है इसके कारण जो है प्रिकॉशनरी डिमांड आपने देखा होगा कि ये भी मार्केट में होता है, ठीक है। तो धन की ऐतिहासिक मांग, प्रिकॉशनरी डिमांड, मुख्य रूप से भविष्य की प्राप्तियां, जो मैंने रिसिप्ट्स की बात की, भविष्य की प्राप्तियां मतलब भविष्य में आपके पास कितने पैसे आएंगे इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। जैसे कोविड में आपने कोविड में क्या हुआ था, तुरंत कोविड आया और एक बैग आप देखेंगे कि लाखों लोगों का जॉब खत्म हो गया, ठीक है। तो वो जो अनसर्टेनिटी है उसको कैसे डील करेंगे, उसी को यहां हम लोग समझ रहे हैं। सो भविष्य की प्राप्तियां और भविष्य के खर्चे की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की धन की ऐतिहासिक मान होती है, मतलब मनी को, जो पैसा है उसको बॉन्ड्स और डिबेंचर के इंस्टीट्यूट जो है मनी का एक्यूमुलेशन जो है लोग करते हैं। पैसे को जो है एज अ कैश जो है चीज़ों को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, रादर देन परचेजिंग बॉन्ड्स डिबेंचर, क्योंकि वो रिसिप्ट मुझे कैसे आएंगे, क्या मुझे पैसा टाइम पे मिल पाएगा, ये सारी जो समस्याएं होती हैं इसको प्रिकॉशनरी डिमांड में हम कवर करते हैं। सो इसको क्या है, एहतियाती मांग है, इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी डिमांड, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर करेंट ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनीज एंड इंडिविजुअल इज नोन एज ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, ठीक है। दूसरा जो टर्म है, कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी, उस धन की आवश्यकता, द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर करंट ट्रांजेक्शन। सो यहां पे किसकी, करंट ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, ऑफ कंपनीज, करंट ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनीज, ठीक है। कंपनियों और व्यक्तियों के वर्तमान लेन देन, मतलब जो करंट में जो लेन देन की बात होती है, हम दो आदमी हैं, ठीक है, हम दो आदमी में हम दोनों की जो लेन देन है, मान लो कि मैं कुछ बेच रहा हूं, आपको खरीदना है, या आप कुछ बेच रहे हो, मुझे खरीदना है, तो इस जो लेन देन है इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहां देखते हैं। सो इसके लिए आवश्यक धन की जो राशि होती है, उस धन की लेन देन को मांग के रूप में जाना जाता है। इट इज नोन एज ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। तो हम दोनों के बीच में जो व्यापार होगा, जो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपको कुछ बेचना है और मुझे कुछ चीज़ खरीदना है, तो मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए, तभी तो मैं खरीद पाऊंगा। तो वो जो पैसा है वो भी एक तरह का मनी का डिमांड है, और उसको हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, ठीक है। लेन देन की मांग के रूप में जाना जाता है। क्या, लेन देन की मांग। क्लियर है? दो तीन क्वेश्चन तो आपको समझाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो प्रिकॉशनरी डिमांड जो है ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिकॉशनरी डिमांड क्या है। तो प्रिकॉशनरी डिमांड क्या है, इट इज अ डिमांड फॉर मनी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंसेस।
भविष्य के जो खर्चे होंगे, भविष्य की जो प्राप्तियां होंगी, उसके बारे में हमें अनिश्चितताएं होती है, इसलिए हम लोग मनी का डिमांड करते हैं। इट इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी डिमांड। ओके, तो नेक्स्ट इज स्पेकुलेटिव डिमांड, यानी कि सट्टा मांग। स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होता है? व्हाट इज स्पेकुलेटिव डिमांड? So speculative demand arises from the perception that money is optimally part of the portfolio of asset being held as a investment। ठीक है, क्या कह रहा है? सट्टा मांग इस धारणा से उत्पन्न होती है। क्या धारणा है यहाँ पे? ठीक है, इस धारणा से उत्पन्न होती है कि धन निवेश के रूप में रखी जा रही है, संपत्ति के पोर्टफोलियो का सबसे अच्छा हिस्सा है। यहाँ पे क्या किया जाता है? स्पेकुलेटिव डिमांड, मतलब जो मनी है ना, उसको समझा जाता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है चीज़ों को रखने का। अगर आपके पास मनी किसी फॉर्म में रखना है, आप गोल्ड रखते हो, कोई एसेट रखते हो, बॉन्ड खरीदते हो, डिबेंचर खरीदते हो, शेयर खरीदते हो, लेकिन यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड में क्या है? पैसा को जो है बेस्ट सोर्स माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट सोर्स और बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इट इज कॉल्ड बेस्ट ऑप्शन इन द पॉसिबल सिचुएशन। ओके, इट इज द बेस्ट ऑप्शन। सो यहां पे आप देखेंगे कि बॉन्ड्स वगैरह में पैसे लोग इन्वेस्ट न करके इंस्टीड ऑफ बॉन्ड्स दे इन्वेस्ट इन मनी। सो पैसा क्या है? मनी के रूप में, कैश के रूप में रखना पसंद करते हैं। इट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव डिमांड। वो स्पेकुलेट करते हैं कि चीजें आगे खराब हो सकती है, सिचुएशन इस तरह से बिगड़ सकता है, इसलिए जो है पैसे को मनी के रूप में रखते हैं। तो सट्टा मांग इस धारणा से उत्पन्न होती है कि धन जो निवेश है उसके रूप में रखी जा रही संपत्ति के पोर्टफोलियो का सबसे अच्छा हिस्सा है। धन निवेश के रूप में, मतलब धन जो मनी इन्वेस्टमेंट है या जो मनी रखा गया है, जो पैसे को अपने पास रखा गया, ये सबसे अच्छा निवेश माना जाता है। इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सट्टा मांग, यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड। ओके, नाउ वी हैव ज्वाइंट डिमांड। व्हाट इज ज्वाइंट डिमांड? ज्वाइंट डिमांड क्या होता है, इसको देखते हैं। सो ज्वाइंट डिमांड या संयुक्त मांग, हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त मांग। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ज्वाइंट डिमांड वाले क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि पूछे गए थे, तो इसको ध्यान से देखेंगे, हो सके फिर से ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। सो व्हेन डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स एराइजेज साइमल्टेनियसली, क्या कह रहा है? जब दो वस्तुओं की मांग एक साथ एराइज होती है, जब दो वस्तुओं की मांग एक साथ एराइज होती है, उसको हम लोग ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। साइमल्टेनियसली फॉर सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर वांट ऑफ द कंज्यूमर। सो एक कंज्यूमर जो है, एक जो ग्राहक है, उसकी कोई ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दो डिमांड एक साथ साइमल्टेनियसली एराइज होते हैं। इट इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। देन सच टाइप ऑफ डिमांड इज नोन एज ज्वाइंट डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या कह सकते हैं? जैसे कि मान लो कि कंज्यूमर को क्या कॉफ़ी पीना है, तो कॉफ़ी के लिए क्या ज़रूरत है? फर्स्ट, उसको कॉफ़ी बीन्स की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा, उसको मिल्क की ज़रूरत है या शुगर की ज़रूरत है, ये हो सकती है। तो ये सारी चीज़ क्या है? ये ज्वाइंट डिमांड्स है। मतलब एक वांट को पूरा करने के लिए, आपके एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर दो चीज़ों की ज़रूरत पड़े, उसको कहते हैं ज्वाइंट डिमांड्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है कि डिमांड फॉर मिल्क, कॉफ़ी, बीन्स एंड शुगर इज अ ज्वाइंट डिमांड, क्योंकि चाय के लिए, टी के लिए या कॉफ़ी के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। क्लियर? ज्वाइंट डिमांड में कोई कंफ्यूजन मुझे लगता है कि आपको नहीं होनी चाहिए कि ज्वाइंट डिमांड क्या होता है। एक बार फिर से यहाँ देखते हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। जब उपभोक्ता किसी विशेष आवश्यकता को पूर्ति के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विशेष आवश्यकता की पूर्ति की बात हो रही है। मान लेते हैं विशेष आवश्यकता कहते हैं, जैसे कि उपभोक्ता को चाय पीनी है, टी की जरूरत है, के लिए एक साथ दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। तो किसी एक वस्तु की जरूरत के लिए, मतलब उपभोक्ता जो है, जो कंज्यूमर है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसके लिए दो चीज़ों की अगर ज़रूरत एक साथ पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। जैसे घर बनाना है आपको, घर के लिए आपको ब्रिक्स की भी ज़रूरत है, आपको सैंड्स की भी ज़रूरत है, आपकी सीमेंट की भी ज़रूरत है और लेबर की ज़रूरत है। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब ज्वाइंट डिमांड हो सकते हैं। क्या बिना ब्रिक्स के घर बन सकता है, या कह सकते हैं बिना सीमेंट का घर बन सकता है? बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है, मड का भी बनता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं मॉडर्न जो कंक्रीट का घर है, क्या आयरन रॉड के बिना घर बन सकता है? नो। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट डिमांड, या इसको संयुक्त मांग हम लोग कह सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर? ओके, तो डिराइव डिमांड यानी कि व्युत्पन्न मांग। ठीक है, डिराइव डिमांड क्या होता है? ओके, so the demand which depends on the demands for other goods is known as derived demand। क्या कह रहा है? कह रहा है वह मांग जो अन्य वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है, उत्पन्न मांग कहलाती है। ठीक है,
आप समझ रहे हैं बात को? कह रहा है कि किसी चीज का डिमांड जो है ये डिपेंड करता है कि जो दूसरा वस्तु है उसका डिमांड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मॉडर्न टाइम में जो कंस्ट्रक्शंस होता है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अगर डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनका भी डिमांड बढ़ेगा। सो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसका डिमांड मार्केट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ये जो है बेसिकली ये क्या है, ये है डिराइव डिमांड। सो द डिमांड विच डिपेंड्स, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स, दूसरे वस्तुओं के डिमांड पे जो डिमांड डिपेंड करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अदर गुड्स, इज नोन एज डिराइव डिमांड। अब जैसे मान लीजिए कि शादी है, शादी में हलवाई की जरूरत पड़ती है खाना बनाने वालों की, ठीक है, वी नीड पीपल हु कैन कुक फूड इन आवर मैरिजेस। तो वो क्यों है, वो कब होगी, जब अगर मान लीजिए कि मार्केट से हम राशन लेके आएंगे बहुत सारा लोगों के खाने के लिए। सो वो जब राशन आएगा तो डेफिनेटली वो जो कुक है उसकी भी जरूरत तो पड़ेगी ना। सो वो जो कुक है वो क्या हो गया, ही इज अ डिराइव्ड डिमांड एग्जांपल, ठीक है। सो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इस तरह के क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मोबाइल फोन आप यूज करते हो, मोबाइल फोन में क्या यूज करते हो आप, मोबाइल फोन में टेम्पर्ड ग्लास यूज करते हो। सो टेम्पर्ड ग्लास का डिमांड जो है इस पे निर्भर करता है कि आप मोबाइल खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो। अगर आपने मोबाइल खरीदा तो डेफिनेटली टेम्पर्ड ग्लास का भी डिमांड बढ़ेगा। सो दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड डिमांड। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर वर्कर्स और लेबर प्रोड्यूसिंग बैग्स is derived demand as it depends on the demand of the bags. Exactly, this is the best example. If you are willing to buy a bag, then only the labor who can make the bags can be hired, और उनका डिमांड बढ़ सकता है। तो बैग बनाने वाले वर्कर्स तभी हायर किए जाएंगे जब बैग का डिमांड मार्केट में बढ़ेगा। ये भी एक बढ़िया एग्जांपल आपको यहां मैंने बताया, ठीक है, क्लियर? ओके, देन डायरेक्ट डिमांड। व्हाट इज डायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष मांग क्या होता है? What is called direct demand? So when a commodity directly satisfy the demand of consumer, ठीक है, क्या कह रहा है, डायरेक्ट आपके जो डिजायर्स हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो आप गए, कोल्ड ड्रिंक खरीदा आपने और पी लिया। सो ये क्या है, ये डायरेक्ट डिमांड है। आपको प्यास लगी है, यू परचेज अ बोतल ऑफ वाटर एंड यू ड्रिंक, so it is directly satisfying your need. So these needs are called direct demands. Okay, so when a commodity directly, कोई भी commodity यानी कि कोई भी वस्तु उपभोक्ता को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है तो आपके डिमांड को, देन इट इज कॉल्ड डिमांड, डायरेक्ट डिमांड। सो देन दिस डिमांड इज कॉल्ड बेसिकली डायरेक्ट डिमांड। एग्जांपल के लिए डिमांड फॉर बुक्स, स्टेशनरी एंड क्लॉथ्स। ओके, सो बुक्स भी बहुत एग्जांपल है। आपको पढ़ना है और आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, बुक चाहिए। सो डायरेक्टली आपने बुक का डिमांड किया और आपको बुक मिल गया और आप बुक पढ़ने लगे। सो दीज एग्जांपल्स आर डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। ये क्या है, प्रत्यक्ष है, जब कोई वस्तु सीधे उपभोक्ता की मांग को पूरा करता है, सीधे डायरेक्टली, कोई इनडायरेक्ट यहां पे इंटरवेंशन नहीं है, डायरेक्टली आपकी मांग को पूरा करता है, उसकी मांग को प्रत्यक्ष मांग कहते हैं। उदाहरण के तौर पे किताबें, स्टेशनरी, कपड़ों की जो मांग है, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके किसके, डायरेक्ट डिमांड के। कितना सिंपल इकोनॉमिक्स आप देख रहे हैं, एकदम कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल से चीज़ समझ में आती है। जो भी मैंने आपको डिफिनेशन आपको बताया है, ये सारे डिफिनेशन याद रखिएगा, आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जीएस की थ्योरी की जो वीडियो कोर्स है, दैट इज़ अ फैंटास्टिक वीडियो कोर्स। अगर आप उसको बैक टू बैक अच्छे से कवर करते हो, उसके अलावा अगर आप जीएस की थ्योरी बुक को कवर करते हो, तो डेफिनेटली योर स्कोर इन योर जीएस एग्जामिनेशन विल डेफिनेटली राइज, ठीक है। ये तो निश्चित है, क्योंकि ये जो बुक है जीएस थ्योरी वाली, ये क्या है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। मतलब इसको ऐसे ही नहीं लिखा गया है, इसको रिसर्च किया गया है, आपके एग्जाम्स को देखा गया है, और आपके एग्जाम के साथ साथ ऐसे कम से कम 20-25 एग्जाम्स को देखा गया है, और उसका जो डिमांड है जीएस का, वो उसमें बेसिकली इंक्लूड किया गया है। कई बार आपको किताबें हो सके डायरेक्ट समझ में नहीं आए, दैट इज व्हाई वी आर सप्लीमेंटिंग आवर बुक्स विद दिस वीडियो कोर्सेज, तो आपको चीजें जो हैं और आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो कॉम्पिटिटिव डिमांड यानी कि प्रतिस्पर्धी मांग। कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव डिमांड, यानी कि प्रतिस्पर्धी मांग। क्या होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड, ठीक है, देखते हैं बोर्ड पे। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड इज व्हेन टू कमोडिटीज आर अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर एंड एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर वन कमोडिटी विल डिक्रीज द डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी। ओके, क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिस्पर्धी मांग तब होती है,
ठीक है। प्रतिस्पर्धी मांग तब होती है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के विकल्प में होती हैं और एक वस्तु की मांग में वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, आपको मान लेते हैं कि ईयरफोन की ज़रूरत है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आप फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाते हो, आप ईयरफोन देखते हो, वहाँ पे आपको रियलमी का ईयरफोन भी मिलेगा, आपको बोट का भी ईयरफोन मिलेगा। तो आप क्या चूज करते हो, उसमें से एक ईयरफोन आप चूज करते हो किसी भी कंपनी का, ठीक है। किसी बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में, वर्ल्ड कंपनी के भी बहुत सारे, उसमें किसी भी एक कंपनी का, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, मैं कह रहा हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे जाके आप किसी एक कंपनी का ईयरफोन चूज करते हो। तो जिस कंपनी का आपने ईयरफोन चूज किया, क्या उसका इंपैक्ट दूसरे पे पड़ा कि नहीं पड़ा? क्योंकि वो क्या है, वो दूसरे कंपनी के लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ठीक है। वो दूसरी कंपनी के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आपने दूसरा चूज किया। तो ये सब क्या है, ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव डिमांड के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, दो प्रतिस्पर्धी हैं, दो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं कि मेरा बेहतर चीज तो मेरा बेहतर चीज। तो मोबाइल का एग्जांपल ऐसा ही हो सकता है। सिंपल सा एग्जांपल भी ले सकते हैं, आप मार्केट में जाते हो कोई भी चीज़ खरीदने, आप देखोगे कि सेम चीज़ जो है दो जगह रखी गई है, थोड़े से परिवर्तन, थोड़ा सा टेस्ट में कोई चीज़ खाने वाला है, टेस्ट में अंतर है। आपको मान लीजिए कि किसी को लड्डू लेना है, किसी को कोई और बर्फी लेनी है, सो कोई बर्फी चूज किया, सो लड्डू चूज नहीं किया, किसी ने लड्डू चूज किया तो बर्फी चूज नहीं किया। यह क्या हो गया, बेसिकली दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव डिमांड। मतलब एक चीज का डिमांड जो है दूसरे को डिमांड को घटाएगा और दूसरे का डिमांड जो है वो दूसरे को घटाएगा, पहले को घटाएगा। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको मैंने बताया कॉम्पिटिटिव डिमांड का, ठीक है। बोर्ड पे देखने एक बार, कॉम्पिटिटिव डिमांड इज व्हेन टू कमोडिटीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो टू कमोडिटीज आर क्लोज, ध्यान दीजिएगा क्लोज सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, क्लोज सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, मतलब दो जो चीजें हैं बहुत क्लोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की बात हो कि पेट्रोल ले रहे हैं तो केरोसिन ऑयल नहीं ले रहे हैं, केरोसिन ऑयल ले रहे हैं तो पेट्रोल नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कंपटीशन की बात होती है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, तो ठीक उसी तरह जो है हम लोग कह सकते हैं पेट्रोल के साथ साथ डीजल है, या पेट्रोल के साथ और जो बेहतर एग्जांपल मैं आपको दूंगा वो मैं दूंगा आपको सीएनजी का, क्योंकि सीएनजी बेस्ड जो कारें हैं, या अब तो बैटरी का एग्जांपल दिया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, डेफिनेटली जो पेट्रोल है उसका प्राइस को क्या कर रहा है, उसके डिमांड को घटा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ रहा है। तो ये क्या है, दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट है। आपके पास ऑप्शन होता है, जब भी आप कार खरीदने जाते हो आपके पास ऑप्शन होता है, इधर यू बाय अ पेट्रोल कार और यू बाय अ battery car or the electric car. So if you choose an electric car, definitely it will give certain amount of impact on the petrol car. So पेट्रोल कार की जो डिमांड है वो घट जाएगी, उसके कारण पेट्रोल का जो डिमांड है वो भी घट जाएगा। सो क्या है, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं ऑफ ईच अदर, एंड एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर वन कमोडिटी। एक कमोडिटी के डिमांड में अगर इंक्रीज आप करते हो, इट विल डिक्रीज द डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी कमोडिटी का डिमांड जो है वो घट जाता है। तो दिस इज कॉल्ड क्लोज सब्स्टिट्यूट। एग्जाम्पल के लिए, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर टी माइट डिक्रीज द डिमांड फॉर कॉफी, ठीक है। सो मान लीजिए कि आपको चाय पीना है तो कॉफी की डिमांड में कमी आ सकती है, ओके। तो ये बात यहाँ पे भी लिखी है, चीज़ों को हमने समझा। कॉम्पिटिटिव डिमांड, मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉम्पिटिटिव डिमांड में बेसिकली एक चीज़ का और दो जो बेसिकली चीज़ होते हैं, दो जो कमोडिटी है वो बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, बहुत डिफरेंस नहीं होता है। पेट्रोलियम कार और इलेक्ट्रिक कार का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो पेट्रोलियम कार कोई परचेज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक कार की मार्केट घटेगी। आजकल इलेक्ट्रिक कार का ट्रेंड है, तो आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम कार का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर कॉम्पिटिटिव डिमांड, ओके। देन वी हैव ऑल्टरनेटिव डिमांड, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव डिमांड इज व्हेन इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय यूजिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। ये क्या है, इसको जो है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव यूज करके हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स फॉर क्लोथ्स लाइक जीन्स, शर्ट्स, ट्राउजर। क्या कह रहा है ऑल्टरनेटिव डिमांड, मतलब मान लीजिए कि आपको क्या चाहिए होता है, आपको ट्राउजर की जरूरत है। सो ट्राउजर को आप क्या कर सकते हैं, कॉटन ट्राउजर से, टेरी कॉटन से या जीन्स से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लो कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको उसके लिए बुक चाहिए, सो आपने क्या चूज किया, आपके पास बुक से बहुत सारे अवेलेबल है, आपने पिनाकल की बुक चूज की कि मुझे पिनाकल की बुक चूज करनी है, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन था, तभी तो आपने पिनाकल चूज किया। हो सके कोई और पब्लिकेशन की बुक होगी, आपने बोला कि नहीं पिनाकल की बुक जो है वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें क्लैरिटी ज़्यादा है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, दैट्स व्हाई यू हैव चूजन द पिनाकल बुक। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव डिमांड, ठीक है। आपने एक की जगह दूसरे का चुनाव किया, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव डिमांड, दिस इज कॉल्ड वैकल्पिक मांग, ठीक है। सो वैकल्पिक मांग तब होती है जब इसे
विभिन्न विकल्पों का उपयोग करके संतुष्ट किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे जॉब ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो उसमें आपने एक ऑप्शन चूज किया, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दिया कि आपको एसएससी के लिए एक अच्छी सी जीएस की बुक चाहिए थी, बहुत सारी बुक आपको दिखी, लेकिन आपने ऑल्टरनेटिव सबको खंगाला, उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो पिनाकल की जीएस की बुक है वो बेस्ट बुक है, क्योंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग बेस पे बनाई गई है, एंड देन यू हैव चूजन द पिनाकल जीएस बुक। सो ये क्या है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेटिव डिमांड। क्लियर? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या है, मांग का लोच। ओके, so the elasticity of demand at any point on a straight line demand curve is given by ratio of the lower segment and upper segment of the demand curve at that point. क्या कह रहा है, elasticity of demand, elasticity of demand. तो कह रहा है the elasticity of demand at any point on a straight line demand curve is given by the ratio of the lower segment and the upper segment of the demand curve at that point. ठीक है, ओके। तो किसी भी बिंदु पर मांग का जो लोच है वो एक सीधी रेखा डिमांड वक्र पर उस बिंदु पर निचले खंड और डिमांड वक्र के ऊपरी खंड के अनुपात के द्वारा की जाती है। क्या है मांग का लोच, आप देख सकते हैं, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी प्रोडक्ट है उसका जो डिमांड है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या होगा, उसका प्राइस क्या है। सो डिमांड ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्राइस, ठीक है। तो प्राइस पे जो है चीजें डिमांड करती है, और इसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस उसका बढ़ेगा घटेगा, ऑब्वियस सी बात है उसके डिमांड में कमी या ज्यादा आती है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। अब थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। ओके, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके मूल्य में बदलाव के संबंध में किसी उत्पाद के मांग में बदलाव का एक परिमाण है। क्या कह रहा है, इसके मूल्य में अगर बदलाव होते हैं तो उसके संबंध में किसी उत्पाद की जो मांग है उसमें बदलाव का एक परिमाण है, इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ चेंज। क्या है ये, इट इज अ मेजर ऑफ चेंज इन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इन द रिलेशन टू द चेंज इन द प्राइस। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है, ठीक है, उसका प्राइस अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली उसकी जो इलास्टिसिटी है, जो उसका डिमांड है पब्लिक के द्वारा, उसमें बढ़ना घटना तय है। एप्पल का फोन आज मान लो 1 लाख का मिलता है, कल को 10 लाख का कर दिया जाए तो क्या उतना ही डिमांड होगा जितना आज हो रहा है? नहीं, उसका डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। इसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस के बढ़ने घटने से प्रोडक्ट का डिमांड जो है उस पर इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, क्या कह रहा है, समान वस्तुओं की कीमत और मांग की मात्रा के बीच जो है विपरीत संबंध होता है। ठीक है, समान वस्तुओं की कीमत और मांग क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। जो समान चीजें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टमाटर जो है 200 रुपये किलो हो गया, तो टमाटर अगर 200 रुपये किलो हो गया तो आप मुझे ये बताओ क्या लोग उतने ही टमाटर खरीदेंगे जितना पहले खरीदते थे? ऑब्वियसली नो। ये क्या गया, ये रेट ऊपर गया, सो टोमेटो का रेट क्या गया, इतना गया, तो डिमांड क्या होगा, डिमांड विल डेफिनेटली डिक्रीज। क्या होगा डिमांड, इट विल डिक्रीज। ठीक है, इट विल डिक्रीज। तो ये क्या है, ये प्राइस इलास्टिसिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्लियर है, समझ रहे आप बातों को। नॉर्मल जो गुड्स हैं जो डे टू डे यूज करते हैं उसका प्राइस अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ओके, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हमने प्राइस इलास्टिसिटी देखा, अब हम लोग मांग की आय लोच को देखते हैं, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखते हैं। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ओके, सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी क्या है, इट विल गिव राइज टू चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स ऑफ सर्विसेज, कोई भी सेवा या वस्तु के
जो डिमांड है उसमें कमी आएगी, उसके क्वांटिटी में कमी आएगी इन रिलेशन टू द चेंज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का जो भी उपभोक्ता है उसकी जो इनकम है उसमें अगर कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी चेंज आता है, तो इसका जो उसका प्रभाव होगा वो कहाँ होगा, वो जो कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है उस पर प्रभाव होगा। सो सर्विसेज की बात करें, सो आपने देखा होगा कि कोविड टाइम में जो सैलरी है लोगों की बहुत कम हो गई थी, उसमें क्या किया लोगों ने, अपना जो डिमांड है वो एकदम कम कर लिया था। ठीक है, डिमांड कम कर लिया। जैसे मान लेते हैं कि मैं आज जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी मान लेते हैं कि मेरी सैलरी आज मान लेते हैं कि 10,000 है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। कल को क्या हुआ कि मेरी सैलरी कम हो गई, मेरी सैलरी हो गई 5,000। मैंने अपने लिए क्या किया, मैंने अपने लिए मैं कैब मंगाता हूँ और कैब से घर जाता हूँ। सपोज कि मैं कैब मंगाता हूँ, कैब से घर जाता हूँ। तो अगर मेरी सैलरी कम हो गई तो मैं क्या करूँगा, मैं कैब की डिमांड करूँगा क्या? नहीं, मैं कैब की डिमांड नहीं करूँगा। आई विल प्रिफर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई विल टेक द बस टू रीच माई होम रादर देन टेकिंग द कैब, बिकॉज द कैब विल कॉस्ट मी मोर एंड माई सैलरी हैज़ डिक्रीज्ड। मेरी सैलरी जो है वो कम हो गई है, एंड हेंस इट प्रूव्स दैट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ एग्जाम्पल, जहाँ पे हम लोग ये सीखते हैं कि अगर मेरी सैलरी यानी कि इनकम में कमी आती है तो हमारा जो डिमांड है वस्तु के लिए, जो सामान के लिए, उसमें कमी आएगी। दिस इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड। सो जैसे इनकम बढ़ता है क्या होता है, जैसे इनकम बढ़ेगा हमारा डिमांड भी बढ़ जाता है। तो क्या है, ये जो है बेसिकली ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो क्या है, आय और मांग के बीच की जो सीधे संबंध है वो सीधा संबंध होता है। ठीक है, क्या होता है, सीधा संबंध होता है। देन व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, क्या नियम है लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज द रूल ऑफ डिमांड। सो मांग के क्या क्या नियम है उसको जरा एक बार देखते हैं। ओके, सो मांग के नियम या लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, या मांग के नियम, इसको देखते हैं। तो क्या कहता है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस, क्या कह रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी वस्तु का अगर कीमत बढ़ता है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि किसी वस्तु का कीमत, इस पेन की कीमत अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, देन द डिमांड विल फॉल, क्या होगा, डिमांड फॉल करेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने अभी आपको हाल ही में दिया। आपने देखा होगा आए दिनों टमाटर और प्याज का रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और जैसे ही रेट बढ़ता है उसका डिमांड क्या हो जाता है, डिमांड उसका कम हो जाता है। ठीक है, डिमांड क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है। ओके, डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मांग का नियम जो है क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी जो मांग है वो घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग जो है वो बढ़ जाती है, अन्य सभी चीजों की स्थिर रखते हुए। ठीक है, तो ये क्या है, डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो ये जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा लॉ ऑफ डिमांड में। द डिमांड एंड द प्राइस, द डिमांड एंड द प्राइस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मांग और कीमत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब प्राइस कम होगा तब होगा। तो मान लो कि ये प्राइस है, ये बढ़ गया, ये प्राइस है, ये बढ़ गया, तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा, डिमांड घट जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, हाल के दिनों में आपने देखा होगा टमाटर का रेट जब बढ़ा था तो क्या हुआ था, डिमांड घट गया था। जो आदमी 2 किलो टमाटर ले जाता था वो 200 ग्राम 250 ग्राम टमाटर ले जाता था। आपने देखा होगा, घर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अपने घर में भी देखा था। मैं तो ऐसा ही करता था, 1 किलो टमाटर की जगह मैं 250 ग्राम टमाटर ले जाता था। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि जो प्राइस था वो 200 रुपये किलो हो गया, और लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो ये तो घटना ही घटना है, ये तो घटना ही घटना है। अब आप कहोगे नहीं सर, हमारे यहाँ तो प्राइस बढ़ा फिर भी हम तो 2 किलो की जगह 4 किलो लाते थे। तो ये एक्सेप्शन जो है इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं होता है। इकोनॉमिक्स की जो बेसिक थियरी है उसमें यही कहा जाता है कि जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है इसका मतलब प्राइस उसका कम हो रहा है, और प्राइस किसी चीज़ की बढ़ती है उसका मतलब है कि उसका डिमांड जो है डेफिनेटली कम होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व मतलब मांग वक्र थोड़ा देख लेते हैं। तो डिमांड कर्व इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिमांड कर्व इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी, मतलब किस क्वांटिटी ऑफ द गुड्स चूजन बाय अ कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ गुड। तो डिमांड कर्व कहता है
कि कोई जो क्वांटिटी जो कंज्यूमर खरीद रहा है और उसका जो प्राइस है, इन दोनों के बीच का ये संबंध है जिसको हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, यह उपभोक्ता द्वारा चुनाव की गई वस्तु की मात्रा, मतलब कितनी मात्रा होगी, ठीक है, क्वांटिटी की बात हो जा रही है, वो कौन सी वस्तु होगी उसकी बात नहीं हो रही है, कितना सामान हम खरीदेंगे, ये और इसका जो है कीमत से संबंध है डायरेक्ट। ठीक है, इसके बीच का संबंध है। द डिमांड कर्व गिव्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट ईच प्राइस। ठीक है, डिमांड कर्व क्या बोलता है, डिमांड कर्व हमें ये बताता है कि कंज्यूमर जो है किसी गुड का डिमांड जो है कितना करेगा ईच प्राइस। मान लो कि 200 किलो टमाटर है तो कंज्यूमर जो है 200 ग्राम खरीदेगा। 100 रुपये की अगर किलो टमाटर हो गया तो वही कंज्यूमर जो है वो आधा किलो खरीदेगा। 50 रुपये हो गया तो वही कंज्यूमर जो है 1 किलो टमाटर खरीदेगा। और वही अगर टमाटर 20 रुपये हो गया तो वही कंज्यूमर जो है 2.5 किलो टमाटर खरीदेगा। बेसिकली इसी चीज़ को है जो डिमांड कर्व दिखाता है। सो डिमांड कर्व गिव्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट ईच प्राइस लेवल। द कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड। क्या होगा, ये कर्व ऑलवेज जो है डाउनवर्ड होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो वक्र होगा वो हमेशा नीचे की ओर झुका होता है क्योंकि ये निगेटिव होता है। क्लियर? ओके, सो डिमांड कर्व इज कॉल्ड इलास्टिक एट द पॉइंट वेयर प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, तो मांग वक्र को उस बिंदु पर लोचदार कहा जाता है जहां कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। ठीक है, क्लियर? तो डिमांड कर्व इज कॉल्ड इलास्टिक। आपको मैंने बताया है कि डिमांड कर्व क्या होगा, डिमांड बेसिकली डिपेंड करता है कि प्राइस जो है हर एक लेवल पे कैसे चेंज हो रहा है, वैसे डिमांड भी चेंज होता रहता है। तो इट इज कॉल्ड इलास्टिक एट अ पॉइंट वेयर प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, द डिमांड कर्व इज इन इलास्टिक, तो कहाँ होगा, जब प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन यूनिटी होगी, और इन इलास्टिक होगा एट अ पॉइंट वेयर द प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिटी। ठीक है, लेस देन यूनिटी। यूनिटरी इलास्टिक व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 और अ प्राइस चेंज इज इक्वल टू द चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड। क्लियर? सो मांग वक्र क्या है, समझ गया आप, डिमांड सप्लाई सिंपल से कॉन्सेप्ट में आपको मैंने बताया है कि हर एक लेवल पे जो है ये चीज़ें चेंज करती है, जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड जो है हर एक प्राइस लेवल पे चेंज करता है, और ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यही चीज़ सीखने को मिलती है। तो एक ही लोचदार मांग वक्र उस बिंदु पर बेलोचदार है जहां पे मूल्य लोच 1 से कम है, और एक ही लोचदार जब लोच 1 के बराबर है तो यह मूल्य जो है परिवर्तन आपूर्ति मात्रा के परिवर्तन के बराबर होता है। सिंपल सा फैक्ट है। तो मैंने आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया। को ध्यान रखना है कि डिमांड कर्व में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करता है कि जो प्राइस लेवल है वो क्या है, उस प्राइस लेवल के साथ साथ डिमांड भी ऊपर नीचे होते रहती है। ओके, सो मैंने आपको हमेशा कहा ये क्या होता है, हमेशा निगेटिविटी की तरफ होता है, ये नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा नीचे की तरफ होता है। प्राइस देखिए जैसे बढ़ रहा है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी घटते जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिमल क्या होगा, ऑप्टिमल लेवल क्या हो सकता है, तो ये जो लेवल है ये ऑप्टिमल लेवल है। ठीक है, तो यहाँ प्राइस जो आप देख रहे हैं प्राइस इस लेवल पे है और डिमांड भी जो है ऑप्टिमल लेवल पे है। ठीक है, लेकिन ये जो है अगर यहाँ पे प्राइस लेवल होगा तो ये धीरे धीरे QDP आप देख रहे हैं, ओ मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे देख रहे हैं, तो यहाँ से ये जो डिमांड है ये क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, क्लियर? सो दोनों जगह यही समझाया जाता है चीज, बेसिकली डिमांड जो है हमेशा ऑप्टिमल होना चाहिए। डिमांड ऑप्टिमल तभी होगा जब प्राइस का लेवल जो है वो ऑप्टिमल होगा। अगर प्राइस बहुत हाई हो जाएगा तो चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगी। सो ये ऑप्टिमल लेवल पे चीज़ों को रखना बहुत जरूरी है। अगर ऑप्टिमल लेवल पे चीज़ें होंगी तभी जाके जो है आपका जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में रह पाता है, और इक्विलिब्रियम में जो मार्केट रहता है वही सस्टेन करता है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम में जो मार्केट होता है वही सस्टेन करती है। क्लियर? सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइस और डिमांड क्वांटिटी के बीच में, जो क्वांटिटी है और जो प्राइस है उसके बीच का रिलेशनशिप जो है ये दिखाता है। और ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो कर्व होता है ये हमेशा डाउनवर्ड होता है। क्या होता है, ये डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है डाउनवर्ड, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी ऑफ डिमांड घट जाएगा, और ये क्या होता है, ये एक निगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, क्या होता है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ निगेटिव रिलेशनशिप ये जो कर्व है आपको हमेशा डाउनवर्ड दिखेगी। ठीक है,
क्या है कर्व, ये कर्व जो है डाउनवर्ड दिखती है। सो ऑप्टिमल लेवल क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रहे, सो प्राइस भी ऑप्टिमल रहे और डिमांड भी ऑप्टिमल रहे, ये मार्केट के लिए हमेशा एक अच्छी चीज होती है। ठीक है, तो याद रखना जो डिमांड कर्व है बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप है। सो एग्जाम में कभी पूछे जाए ध्यान रखना आपको कि प्राइस और क्वांटिटी की कीमत और मात्रा के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपको डिमांड कर्व बताता है। ठीक है, रिलेशनशिप जो है वो डाउन कर्व बताता है और ये हमेशा याद रखना कि ये जो है डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स आर क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर चूजेस। क्या कह रहा है, नॉर्मल गुड क्या होता है, तो नॉर्मल गुड्स आर द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर चूजेस, it increases as the consumer's income increases and it decreases as the consumer's income decreases। मैंने आपको नॉर्मल गुड्स पहले भी बताया था। सामान्य वस्तु की अगर परिभाषा की बात करें तो कैसे समझ सकते हैं, तो सामान्य वस्तु आमतौर पर वह मात्रा है जो एक उपभोक्ता चुनता है। यह उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। मतलब जो नॉर्मल गुड्स है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम उसकी डिमांड को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, जो बेसिक गुड्स है उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं और हमारी इनकम कम होती है। जैसा आपने देखा है कि हमारे घर में जब इनकम कम हो जाती है, अगर आपको याद होगा तो हमारे पेरेंट्स किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, देखा होगा आपने। तो बहुत सारी चीज़ों की जो डिमांड है वो घट जाती है। अगर हम छोटे बच्चे, अगर आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो हम जब महंगे खिलौना का डिमांड करते थे तो वो हमें नहीं मिलता था। क्यों, क्योंकि हो सके उस समय हमारे पेरेंट्स की इनकम जो थी वो नहीं थी और जैसे ही आय उनकी बढ़ी, प्रमोशन हुआ, उनका कुछ मान लो कि कुछ पैसा उनको मिला, एरियर्स मिले, तो क्या वो इनकम बढ़ गया और जैसे ही वो इनकम बढ़ता है हमें वो जो चीज़ें हैं, वो खिलौने हैं, उसका जो नंबर है वो भी बढ़ जाता था, उसका उपभोग जो है हमारा बढ़ जाता था। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि नॉर्मल गुड्स में जो है सैलरी के साथ साथ जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे गुड्स का जो है जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है, और जैसे ही घटेगी तो वो घटने भी लगेगी। तो दोनों कार्य जो है यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। इन्फीरियर गुड्स, ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तु क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स। व्हाट आर द इन्फीरियर गुड्स, नाउ डिस्कस व्हाट आर इन्फीरियर गुड्स। तो दीज आर सम गुड्स द डिमांड्स फॉर विच मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, which moves in the opposite direction of the income of the consumer, such goods are called inferior goods। क्या कह रहा है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ ऐसा सामान होता है जिनकी जो मांग है उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में चलती है। ऐसी वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं। ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं। मतलब जैसे ही आय बढ़ेगी इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड को खारिज करता है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि आपके पैसे सैलरी बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारे जो इन्फीरियर गुड्स है उसको यूज़ करके हम बंद कर देते हैं और उसकी जगह जो है हायर लेवल के गुड्स को जो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास कम पैसे होते हैं तो हमारा आराम से जो स्कूटर है ये तक हमारा बजाज, उस पर काम चल रहा था हमारा, लेकिन जैसे ही हमारा पैसा बढ़ा, पिताजी का सैलरी बढ़ी, हमारी सैलरी बढ़ी, तो क्या हो जाता है, हम बड़े कार लेने का सोचने लगते हैं। ये तो छोटी चीज़ है, ऐसे इन्फीरियर गुड्स में इसको नहीं लेंगे, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, छोटे स्तर की कोई चीज़ बात करूँ कि अगर मान लो कि वेजिटेबल्स है या जो आपके पल्सेस हैं वो अगर कम कीमत की चीज़ों को हम खरीद रहे हैं और हमारी जैसी सैलरी बढ़ती है हम स्विच कर जाते हैं और हायर लेवल की चीज़ों को खरीदने में, जो ज़्यादा कॉस्टली है, ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा बेस्ट है। और ऐसी जो चीज़ें हैं वो तब होती हैं जब हमारी सैलरी बढ़ती है। सो जो इन्फीरियर गुड्स है उसका डिमांड जो है हमारी सैलरी डिमांड के साथ क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, क्या होता है, घट जाता है। ओके, से नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट द कंज्यूमर चूजेस कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद द rise in the price of related goods depending of whether two goods are substitute or complementary to each other. Goods which are consumed together are called complementary goods। ठीक है, क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, एक वस्तु की मात्रा जिसे उपभोक्ता चुनता है संबंधित वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ या घट सकती है। मान लीजिए कि आप कोई एक वस्तु को चूज करते हैं, उसके साथ क्या होगा, दूसरी वस्तु जो है अपने आप मार्केट को पता चल जाता है कि आप दूसरे वस्तु का भी डिमांड करेगी। जैसे कि मान लो कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल मैं देता हूँ,
उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने सैंड जो हो सैंड का इस्तेमाल होता है, या मान लेते हैं कि जो आयरन रॉड है, आयरन रॉड का इस्तेमाल होता है हमारे घर बनने के लिए, तो आयरन रॉड का हमने डिमांड किया, तो आयरन रॉड की डिमांड के साथ साथ जो ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या जो कंपनीज हैं उनको पता चल जाएगा कि लगता है कि ये जो मौसम है ये घर बनाने की डिमांड हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो ब्रिक्स हैं उसका प्राइस भी बढ़ा देंगे, सीमेंट वाले सीमेंट का प्राइस बढ़ा देंगे। तो ये सब क्या है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो एक वस्तु की मात्रा जिसे उपभोक्ता चुनता है संबंधित वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ या घट सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दो वस्तुएं एक दूसरे के वैकल्पिक हैं या पूरक हैं। तो पूरक होंगे तो बढ़ जाएगा, वैकल्पिक होंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। जिन वस्तुओं का एक साथ उपभोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको आयरन रॉड और सीमेंट का, आयरन रॉड या सीमेंट का, ये क्या है, ये बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए आयरन रॉड का जब इस्तेमाल करते हैं तो सीमेंट का भी जो है इस्तेमाल होता है, और ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। क्लियर? ओके, सो नाउ एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग पहले भी देखा था, टी एंड शुगर, बट गुड्स लाइक टी एंड कॉफी आर नॉट कंज्यूम टुगेदर। सो टी एंड शुगर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, और ये क्या है, ये एक दूसरे के पूरक है। लेकिन टी जो कॉफी है वो क्या है, कंपटीटर्स हैं, तो इसमें क्या है, एक का डिमांड बढ़ेगा तो एक का क्या होगा, घट जाएगा। आर नॉट कंज्यूम टुगेदर सो दे आर सब्स्टिट्यूट, तो ये सब्स्टिट्यूट है, और ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, जो एक दूसरे के साथ उसकी डिमांड बढ़ेगी। चाय बिना चीनी के नहीं पी सकते हैं आप, है ना। अब फिर आप कहोगे सर मैं पी सकता हूँ, मुझे डायबिटीज है। अरे भाई, आपके लिए ये चीज़ें नहीं है, ये इकोनॉमिक्स एक्सेप्शनल की बात नहीं करता है, इकोनॉमिक्स बात करता है ओवरऑल। ठीक है, तो ये आपने क्या समझा, ये आपने समझा कि ये जो है आपका क्या है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये है आपका सब्स्टिट्यूट, और ये आपका है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो अगर आपने चाय चाहिए तो शुगर की डिमांड जो है वो तो निश्चित ही बढ़ेगी। तो मार्केट में अगर चाय पत्ती की डिमांड बढ़ेगी तो हो सकता है कि चीनी का डिमांड भी बढ़ा दी जाए, क्योंकि मार्केट को पता है कि लोग चाय पत्ती ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसका मतलब चाय बनने वाली है ना। सो ये सब चीज़ें जो हैं इसको इस ढंग से आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है इकोनॉमिक्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो नाउ गिफन गुड, ठीक है, गिफन गुड क्या होते हैं, व्हाट इज कॉल्ड गिफन गुड। सो गिफन गुड इज a product that people consume more of as price rises and vice versa। तो गिफन गुड का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाएगा जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, और प्राइस घटेगा तो इसका कंजम्पशन क्या है, वो घट जाता है। वायोलेटिंग द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स का जो बेसिक डिमांड है, लॉ है, जो बेसिक लॉ है उसको ये क्या करता है, उसको वायोलेट करता है। गिफन वस्तुएं एक ऐसी उत्पाद है, याद रखिएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आता है कि गिफन गुड किसको कहते हैं। आपको ध्यान देना है कि गिफन जो वस्तुएं हैं एक ऐसा उत्पाद है जिसकी कीमत बढ़ते पर लोग अधिक उपभोग करते हैं और कीमत घटने पर लोग जो है कम उपभोग करते हैं। यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो नियम है उसका खंडन करता है। यह एक प्रकार की वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती है। ठीक है, ये क्या है, सो दिस टाइप ऑफ गुड्स which demands increases as the price increases। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। सो बेसिकली गिफन गुड्स जो है ये इंफीरियर गुड्स होते हैं। ठीक है, इंफीरियर गुड्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ब्रेड, ठीक है, ब्रेड, राइस, व्हीट। सो इन सब चीज़ों की जो प्राइस बढ़ती है तो इसका कंजम्पशन भी जो है लोग बढ़ा देते हैं। तो ये बेसिकली जो लॉ है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको क्या करता है, इसको वायोलेट करते हैं। तो गिफन गुड्स आर बेसिकली इंफीरियर गुड्स जिसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है अगर उसकी प्राइस भी बढ़ती है तो। ठीक है, क्लियर। तो गिफन गुड्स याद रखेंगे आप, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के जो मांग की बुनियादी कानून है उसका उल्लंघन करता है, और इंफीरियर गुड्स होता है और क्या होता है, इसका प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। ओके, सो द डिमांड कर्व शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। तो मांग वक्र में जो बदलाव है उसको देखते हैं। सो डिमांड कर्व शिफ्ट्स व्हेन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज डिमांडेड एट ईच प्राइस लेवल चेंजेस। क्या कह रहा है, मांग वक्र तब बदलता है जब प्रत्येक मूल्य स्तर पर किसी उत्पाद या सेवा की मांग में परिवर्तन होता है। यदि प्रत्येक कीमत के स्तर पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है तो मांग वक्र जो है दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। क्या कह रहा है, द डिमांड कर्व शिफ्ट्स व्हेन द
क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज डिमांडेड एट ईच प्राइस लेवल चेंजेस। सो प्राइस अगर चेंज होता है, किसी भी वस्तु का प्राइस चेंज होता है तो उसका डिमांड भी शिफ्ट होता है, ठीक है। मान लो 100 रुपया है किसी चीज़ का कीमत, तो उसका जो डिमांड है वो जब 200 होगा तो क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, डिमांड में कमी आएगी। वो 50 रुपये होगा तो और शिफ्ट हो जाएगा, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके डिमांड में क्या आएगी, मजबूती आएगी, डिमांड ज़्यादा करेंगे लोग। यस, तो यही बात कहा जा रहा है, द डिमांड कर्व शिफ्ट्स व्हेन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस डिमांडेड एट ईच प्राइस लेवल, हर एक प्राइस लेवल पे जो है ये शिफ्ट होता है। इफ द क्वांटिटी डिमांडेड at each price level increases, if the quantity demanded, जो क्वांटिटी है उसका डिमांड बढ़ता है at each price level, the demand curves shift right wise। अगर क्वांटिटी बढ़ता है तो ये क्या है, ये राइट वाइज शिफ्ट करता है। इनवर्सली इफ द क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच प्राइस लेवल डिक्रीजेज, अगर वो डिक्रीज करता है देन इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ये जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। सिंपल सा मतलब है, मैंने आपको समझाया भी है कि डिमांड कर्व में क्या होता है। बेसिकली जब भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता घटता है, उसके साथ जो डिमांड है उसका जो ग्राफ है वो भी शिफ्ट होता है, या लेफ्ट वाइज या राइट वाइज, ठीक है। डिमांड क्यों बढ़ता घटता है, क्योंकि प्राइस में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जो प्राइस में चेंज आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ 500 रुपये किलो बिक रहा है तो अगर 500 रुपये किलो 200 किलो से 500 हुआ है तो हमारा डिमांड सेम तो रह नहीं सकता, उसमें घटना तो आना ही है। तो जब वो घटता है तो क्या होगा, वो लेफ्ट वाइज शिफ्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिमांडेड एट ईच प्राइस लेवल डिक्रीजेज, वो जो है डिक्रीज हो रहा है तो वो लेफ्ट वाइज, और अगर इंक्रीज होगा तो राइट वाइज शिफ्ट हो जाता है। तो यदि प्रत्येक कीमत स्तर पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है तो मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। इसके विपरीत यदि प्रत्येक कीमत पर स्तर पर मांग की जो मात्रा है वो घटती है तो वो क्या होगी, वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। सो इसको आप देखिए, यहाँ से ग्राफ से आप देख सकते हैं, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम है, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, आप देख रहे हैं क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। ये जब घटा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, ये घटा, ये यहाँ क्या हुआ, जब घटा तो ये कहाँ शिफ्ट कर गया, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, ये अब नया हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये अब नया डिमांड हो गया। अब क्वांटिटी ऑफ डिमांड अगर बढ़ेगा, मान लो क्वांटिटी ऑफ डिमांड प्राइस लेवल ये बना हुआ है, अगर क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगा, अगर हम ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ये कहाँ शिफ्ट कर गया, ये देखिए ये नया लाइन पे यहाँ पे इस एक्सिस पे शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो D1 इज द न्यू डिमांड। जब वो क्या होता है, जब क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिखा है क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ये जब बढ़ता है तो ये जो है राइटवर्ड शिफ्ट करता है, और ये जब घटेगा तो ये जो है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, ठीक है, लेफ्टवर्ड यानी कि बाएं ओर शिफ्ट करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है जब डिमांड घटता है, और जब डिमांड ये बढ़ेगा, एक्स एक्सिस पे डिमांड है, तो ये क्या होगा, ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और डिमांड घटेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आ गई होंगी। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये चीज़ सेम चीज़ जो है यहाँ समझाई गई है। तो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। ये क्यों हुआ, मांग की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण ऐसा होता है। आप देख रहे हैं मांग की मात्रा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जब मांग कम हुआ तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ये नया एंगल बना, और जब मांग ज़्यादा हुआ तो ये क्या है, ये नया एंगल बना। सो डिमांड देखिए, डिमांड Q2 था, जब Q2 था तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, और जब Q1 हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, ये नया एंगल बनाया और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये Q1 हो गया। तो आई होप जो भी इकोनॉमिक्स में मैंने अभी आपको समझाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो इकोनॉमिक्स उतनी टफ नहीं है जितना अपीयर होता है, काफ़ी इजी है। आपके एग्जाम में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग योर क्वेश्चंस फॉर लास्ट 15-20 ईयर्स, तो 15-20 साल क्वेश्चंस को मैंने देखे हैं। आपके एसएससी लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आए हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग से अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो जीएस की थ्योरी बुक जो है उसको आप परचेज कर सकते हैं, आपके नियरेस्ट बुक स्टोर से परचेज कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं पर्सनली कि आप बुक को देखें फिर परचेज करें। मैं आपको एक चीज़ बार बार बताता हूं कि जो जीएस की बुक है हो सके आपको अपीयर हो कि ये तो टेक्स्ट बुक टाइप का नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम को ध्यान में रख के उस बुक को डिज़ाइन किया गया है। सो दैट बुक हैज़ बिन डिजाइन ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग।
रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल वहाँ किया गया है। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, खास करके वैसे क्वेश्चन जो 90% से ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है, उसको हमने वहाँ कवर किया है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर जीएस की थ्योरी बुक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, सो दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद दिस वीडियो कोर्सेज। तो ये जो वीडियो कोर्सेज है, इसका यही पर्पस है कि आपको किसी तरह की जो समस्याएं हैं वो वहाँ पे देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन प्लीज स्टडी हार्ड एंड प्लीज राइट अ लॉट ऑफ टेस्ट दैट इज अवेलेबल ऑन पिनाकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जो हमारा पिनाकल का वेबसाइट है, वहाँ से आप बेसिकली पोर्टल से टेस्ट ले सकते हैं और बहुत सारा टेस्ट लगाइए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। बहुत टेस्ट लगाएंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जो स्कोर है वो भी एग्जाम में बहुत अच्छा होने के चांसेस बने रहते हैं। तो बहुत अच्छे से पिनाकल के जितने भी रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल कीजिए। इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई में जो मैंने आज पढ़ाया उसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा। ये क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सो प्लीज़ क्लास नोट्स का भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक और जो चैप्टर है डिमांड सप्लाई का उसको कवर करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है अल्टीमेट गाइड। अल्टीमेट गाइड एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल बुक है ये, जो कि थ्योरी भी है जिसमें और एमसीक्यू भी दिया हुआ है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। जो टीचर्स है, एडुकेटिव, उनको सबको मिलाकर ये किताब बनाई गई है। ज़्यादा फोकस लेटेस्ट कंटेंट पे रखा गया है। इस किताब से आप टायर 1 टायर 2 की जल्दी तैयारी कर सकते हैं। जो पिनेकल की दूसरी आती है चैप्टर वाइज किताबें, सब्जेक्ट वाइज, उसमें इसमें ये फ़र्क है कि ये एक किताब है जो आपको बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट प्रिपरेशन कराएगी। और ये सीजीएल ओरिएंटेड है सिर्फ। उसमें क्या है, सीजीएल भी होता है, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, कई चीज़ें होती है। इसमें सीजीएल का ही कंटेंट है टायर 1 और टायर 2 से रिलेटेड। इसमें 70 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, 3600 एमसीक्यू, 2016 से लेकर 2026 तक का पूरा पैटर्न और रियल एग्जाम पैटर्न, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मतलब इसमें आपको मिलने वाले हैं। थ्योरी भी दी हुई होगी और साथ में क्या है, उसके साथ में चैप्टर भी दिया होगा, एमसीक्यू भी दिया होगा। तो ये बहुत शानदार किताब है। अगर कोई कम टाइम में तैयारी करना चाहता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। और पिनेकल की हर किताब पे आपको ये जो यूनिक आईडी, हर किताब की यूनिक आईडी होती है, वो वाली किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए और होलोग्राम होना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये किताब ओरिजिनल है। मार्केट में डुप्लीकेट किताब स्पेशली फ्लिपकार्ट पे हमने देखने को मिला है कि वहाँ पे मिल रही है पिनेकल की जो 6800, 7600, 6500 ये होती है। तो आपको ये किताब लेनी चाहिए। अगर वो किताब इस तरह से आती है, वापस कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किताब की क्या कंटेंट आपको बता दिया है। और इस किताब को, जो भी पिनेकल की किताब है, आपको रजिस्टर कर लेना चाहिए। यहाँ से जाकर आपको रजिस्टर कर सकते हैं। ये पायरेसी चेक है। किताब की आईडी आपको स्कैन कर लेनी है और फिर रजिस्टर होने के बाद में आपको पॉइंट मिलेंगे। उस पॉइंट से आप टेस्ट बुक है, टेस्ट पास है, या फिर जो ई बुक है या वीडियो कोर्स है, वो इस तरह की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। जो डिजिटल कंटेंट होता है वो खरीद सकते हैं। टाइपिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जो डिजिटल चीज़ है वो खरीद सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि जो इंडेक्स है इसका, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीएस, इस तरह से इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। और स्टार्टिंग में क्या है, चैप्टर की थ्योरी दी होती है। ये देखिए, सब्जेक्ट वाइज और फिर चैप्टर वाइज। ठीक है, थ्योरी भी होगी और साथ में क्या है, और ये फोकस किस पे, सीजीएल के ऊपर फोकस है। ठीक है, सीजीएल के ऊपर फोकस है, आपको ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, टायर 1 टायर 2, इसमें दोनों में अच्छी तैयारी हो सकती है कम टाइम में। अगर ज़्यादा डिटेल में तैयारी करनी है तो ऑब्वियसली आपको सब्जेक्ट वाइज पिनेकल की किताब लेनी चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो डिमांड एंड सप्लाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिमांड एंड सप्लाई बताया था। डिमांड स्पेशली मैंने आपको समझाया था किस तरह के डिमांड होते हैं, क्या क्या इसके टर्म्स कंडीशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हो तो डिमांड हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप अपने पोर्टल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सप्लाई। ओके, आज हम लोग सप्लाई डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज सप्लाई? अगर हम ये डिस्कस करें कि सप्लाई क्या होता है, सो अ फार्म सप्लाई इज अ क्वांटिटी। ठीक है, अ फार्म, कोई भी फार्म की जो सप्लाई है वो क्या है, दैट इज द क्वांटिटी दैट इट चूजेस टू सेल एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, क्या है ये सप्लाई? तो सप्लाई इज अ क्वांटिटी। क्या है ये? इट इज अ क्वांटिटी दैट ही चूजेस, वो चूज करता है उसको बेचने का ऑन द गिवन प्राइस। एक जो प्राइस है उसको फिक्स करके वो डिसाइड करता है कि इस प्राइस पे मैं चीज़ों को बेचूंगा। एंड द गिवन टेक्नोलॉजी एंड द गिवन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक फार्म की आपूर्ति वह मात्रा है, सप्लाई वह मात्रा है जिसे वह दी गई तकनीक, उत्पादन के कारकों की कीमत को देखते हुए दिए गए मूल्य पर
बेचने के लिए चुनता है। सो जो भी उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको कंसीडर करने के बाद जो फार्म है बेसिकली सप्लाई करता है चीज़ों को और उसके लिए एक फिक्स प्राइस करता है कि इस प्राइस पे जो है इस प्रोडक्ट को हमें बेचना है और उसके अनुसार जो है सप्लाई को बढ़ाता है। यही आपका सप्लाई है, ठीक है। ओके, तो द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट द प्राइस ऑफ क्वांटिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई। क्या कह रहा है लॉ ऑफ सप्लाई? क्या कहता है? आपूर्ति का नियम बताता है कि किसी वस्तु की जो कीमत है, जो भी कमोडिटी मार्केट में है, जो भी सामान मार्केट में है, ये इसका लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि किसी वस्तु की जो कीमत है, किसी वस्तु की जो कीमत है उसकी आपूर्ति के साथ सीधा संबंध है। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में जब चीज़ें सप्लाई अच्छे से होंगी तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो जो सप्लाई है वो इस पर डिपेंड करता है कि उसकी कीमत क्या होगी, है ना। सो यही बात यहाँ की गई है कि किसी वस्तु की कीमत जो है उसकी आपूर्ति के साथ सीधा संबंध है। अगर उसकी आपूर्ति कम है, माइनस में है, तो उसका क्या होगा? उसकी कीमत क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, उसकी कीमत बढ़ सकती है क्योंकि सप्लाई कम है। सो द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट द प्राइस ऑफ क्वांटिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, अगर किसी प्राइस का प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, इट्स सप्लाई विल इंक्रीज। ओके, ये भी बात सही है। क्यों? ये कैसे सही है? हमने डिमांड में ये देखा कि आपूर्ति जब है कम हो जाएगा तो रेट बढ़ जाता है, ये हमने डिमांड में सीखा, ठीक है, ये डिमांड में सीखा। लेकिन सप्लाई में क्या है? सप्लाई में बेसिकली किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है। इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज इट्स सप्लाई विल इंक्रीज। मतलब मान लीजिए कि मैं एक कंपनी हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, मुझे पता चला कि मार्केट में, मैं मान लेते हैं कि मैं लैपटॉप्स बनाता हूँ, मुझे ये पता चला कि मार्केट में जो लैपटॉप्स हैं उसका डिमांड अभी कम है, उसका प्राइस भी कम है और मोबाइल फोन्स का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, तो मोबाइल फोन का रेट जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। देन इट्स सप्लाई विल इंक्रीज टू, इट्स सप्लाई विल इंक्रीज टू। क्यों? क्योंकि मैं तो बना रहा था कंप्यूटर। मैं क्या बना रहा था? मैं कंप्यूटर बना रहा था, लेकिन व्हाट आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड लेट्स प्रोड्यूस मोबाइल देन। क्योंकि मोबाइल का जो मार्केट में प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस ऑफ द मोबाइल इन द मार्केट व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन्स। मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मोबाइल बनाया जाए, क्योंकि मोबाइल का जो पैसा है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई। सिमिलरली लोअर द प्राइस ऑफ क्वांटिटी लोअर इट्स सप्लाई। मान लीजिए कि मार्केट में 10 रुपये टमाटर हो जाए, ठीक है। मान लेते हैं मार्केट में 10 रुपीज़ kg टमाटर हो जाए। क्या मैं टमाटर उपजाऊंगा? क्या नहीं, मैं टमाटर नहीं उपजाऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं प्याज उपजाऊंगा। अगर मार्केट में प्याज 50 रुपये किलो है तो ये क्या है? इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई। सो डिमांड में हमने समझा कि डिमांड बढ़ता है, ठीक है, तो प्राइस, जब मान लीजिए सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा। सप्लाई में हमने क्या देखा? सप्लाई में हमने देखा कि मार्केट में कोई चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उसका सप्लाई भी बढ़ा देगा, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं कि क्यों ना हम इससे पैसा ज़्यादा कमा लें। तो मैं क्या करूंगा? मैंने अपने कंप्यूटर की फैक्ट्री में कंप्यूटर के जो भी मैगजीन थे उसको साइड किया और मैंने कहा कि एक काम करते हैं, अब हम मोबाइल बनाते हैं। और मैंने मोबाइल बना के सप्लाई करना स्टार्ट किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? मार्केट में सप्लाई भी बढ़ गया और चूंकि मार्केट में प्राइस भी बढ़ा था, मार्केट में सप्लाई भी क्या हो गया? सप्लाई भी बढ़ गया, ठीक है। प्राइस के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं। द सप्लाई कर्व ऑफ फार्म shows the level of output plotted on the x-axis that the farm chooses to produce corresponding to the different values of market price. So क्या कह रहा है? लेवल ऑफ आउटपुट जो है ये बताता है, सप्लाई कर्व जो है वो बताता है कि लेवल ऑफ आउटपुट मार्केट में क्या होगा। दैट फार्म चूजेस टू प्रोड्यूस corresponding to the different values of market price plotted on the y axis, ठीक है। तो y axis पे prices of factors of production unchanged, ठीक है। जो प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो हमारा पैसा लग रहा है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मार्केट में चीज़ों की जो डिमांड हुई, जो प्राइस बढ़ी, उसके कारण जो हमारा तरीका है सप्लाई करने का, मेरा जो मेन टारगेट है सप्लाई करने का, उसको मैंने चेंज कर दिया और कंप्यूटर छोड़ के मैं मोबाइल बनाने लगा। कल को टैबलेट अगर ज़्यादा बिकने लगा तो मैं क्या करूँगा? मैं मोबाइल छोड़ के टैबलेट बनाने लगूंगा। इसलिए प्राइस जब बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई, ओके। सो एक फर्म कंपनी की आपूर्ति वक्र उत्पादन, ठीक है, उत्पादन एक्स एक्सिस पर आलेखित किया गया है
उन स्तरों को दर्शाता है जो फर्म बाजार मूल्यों के विभिन्न मूल्यों पे वाई एक्सिस पे आलेखित किए गए हैं, उसके उत्पादन के कारकों को अपरिवर्तित कीमतों के अनुरूप उत्पादन करने के लिए चुनती है। ठीक है, उत्पादन करने के लिए चुनती है। क्लियर? तो आप देख रहे हैं क्या है ये है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और ये है प्राइस। आप देखिए प्राइस इसका कहाँ है, प्राइस इसका यहाँ है। मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ है, तो प्राइस अगर यहाँ है तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कहाँ पे है, प्रोडक्शन देख लीजिए यहाँ पे है। तो क्या हुआ, क्वांटिटी क्या हुआ, बढ़ गई। तो प्राइस अगर बढ़ा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर कीमत बढ़ा, कीमत अगर यहाँ है, ठीक है, तो कीमत यहाँ होने से प्राइस, ये क्वांटिटी क्या है, यहाँ आ गई। कीमत अगर कम है तो ये कहाँ आ जाएगी, ये आपकी यहाँ आ जाएगी। इसके बीच में कीमत है तो ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मात्रा का भी प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो ये डायग्राम से हमने ये समझा कि मार्केट में जो सप्लाई के रूल हैं वो ये हैं कि प्राइसेस अगर कमोडिटी के बढ़ेंगे तो सप्लाई भी उसका बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो कंपनीज है, मैं कंपनी हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे फायदा चाहिए, तो मैं फायदे के लिए क्या करूँगा, मैं फायदे के लिए क्या करूँगा, उस प्रोडक्ट को बढ़ा दूंगा। क्लियर? समझ में आ रही चीज़ें, मैं उस प्रोडक्ट को बढ़ा दूंगा। ओके, तो प्राइस elasticity of supply. The price elasticity of supply of a good measures responsiveness of quantity supplied to change the price of the good. तो responsiveness क्या चीज है, quantity of supplied to change the prices of the good. So price elasticity of supply of a good measures the responsive. क्या मेजर करता है कि अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है तो क्या उस प्राइस में कोई परिवर्तन आया, क्या कोई चेंज आया, क्या बहुत सारा गुड्स को अगर मान लो मार्केट में ले आते हैं तो क्या प्राइस में कुछ चेंज आएगा, इसको क्या बताता है, इसको पता लगाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। किसी वस्तु की आपूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के लिए आपूर्ति की मात्रा की प्रतिक्रिया को मापती है। ठीक है, सो सप्लाई जब बढ़ता है तो क्या उसकी कीमत में, चूंकि पहले कीमत ज्यादा थी, तो कीमत ज्यादा थी तो हमने क्या किया, हमने सप्लाई को बढ़ा दिया। क्या किया, हमने सप्लाई को बढ़ा दिया। प्राइस इलास्टिसिटी क्या नापता है, प्राइस इलास्टिसिटी ये नापता है कि क्या कीमत जब बढ़ा और उसका जब प्रोडक्ट बढ़ाया गया, तो जब प्रोडक्ट जब बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया तो उसका प्रभाव जो है प्राइस पे क्या होता है, इसको जो है प्राइस इलास्टिसिटी से हम समझते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है, तो इससे जो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का पता चल जाता है। ओके, तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, एन इंक्रीज इन द चेंज इन सप्लाई शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट व्हाइल डिक्रीज इन द चेंज इन सप्लाई शिफ्ट सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। क्या कह रहा है, आपूर्ति में परिवर्तन में वृद्धि आपूर्ति वक्र को दाईं ओर शिफ्ट करती है, जबकि आपूर्ति में परिवर्तन में कमी आपूर्ति वक्र को बाईं ओर शिफ्ट करती है। ठीक है, क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन द चेंज ऑफ सप्लाई, अगर सप्लाई में इंक्रीज होता है तो जो कर्व है उसको कहां करता है, कर्व को शिफ्ट करता है राइट साइड में। अगर क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा तो क्या है, एन इंक्रीज इन द सप्लाई इट विल कर्व लेट द कर्व टू शिफ्ट राइट, while decrease in the supply will help to curve shift on the left side. So left side जब सप्लाई घटेगा और राइट साइड जब सप्लाई जो है मार्केट में बढ़ेगा। समझ गए, चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके, तो बहुत सिंपल ढंग से समझते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देख लीजिए, इस कर्व से आप समझ सकते हैं। तो मार्केट में जो प्राइस है, क्या है प्राइस, ये देखिए प्राइस रेंज जो है ये यहाँ पे है प्राइस रेंज। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, पहले सप्लाई क्या था, मार्केट में सप्लाई क्या था, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले क्या था, पहले था एस सप्लाई था, लेकिन मार्केट में प्राइस हमने देखा, कंपनी ने देखा कि ये जो प्राइस है ये अच्छा प्राइस दे रहा है, तो हमने क्या किया, बेसिकली आपूर्ति को क्या, मात्रा को क्या किया, आपूर्ति की मात्रा को या तो घटाया नहीं तो बढ़ाया। अगर प्राइस कम है तो हम आपूर्ति को क्या करते हैं, एज ए कंपनी हम लोग सप्लाई को कम कर देते हैं। मार्केट में पैसा अगर ज़्यादा मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी, सप्लाई को बढ़ा देगी। तो जब भी हम सप्लाई को बढ़ाते हैं आपूर्ति वक्र बाहर की ओर खिंचता है। सो जब भी हम सप्लाई को बढ़ाते हैं तो आपूर्ति वक्र जो है बाहर की तरफ खिंचता है, और ये जो है कहाँ पे, यहाँ पे 6 पे आ गया,
मतलब आपूर्ति का मात्रा जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि प्लस हो गया। ठीक है, और जब भी हम आपूर्ति के अंदर की ओर खींच सकता है, कब, जब सप्लाई को डिक्रीज करते हैं, तो ये कहाँ हो गया, ये 4 पे आ गया, और ये सप्लाई कितना मार्केट में हो गया, ये जो है आपका एक्स और वाई मान लेते हैं, ये आपका सप्लाई हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपूर्ति बढ़ेगी तो ये जो है दाहिनी तरफ जाएगा, और जब भी आपूर्ति घटेगी तो ये जो शिफ्ट कर्व है ये बाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, कुछ काम बस कॉन्सेप्चुअली एक बार अंडरस्टैंड आपने किया, जीएस की थ्योरी बुक से भी एक बार रिवीजन कर लेना आप, और पिनाकल का जो टेस्ट पास है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो दिए गए हैं, वहां से आप कोशिश करना चीज़ों को कवर करने की, तो आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे ढंग से आप इकोनॉमिक्स के सारे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ओके, क्लियर? सो अ मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम इफ एट द मार्केट प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, क्या कह रहा है, एक बाजार जो है संतुलन में होता है। देखिए, एक बाजार को संतुलन में भी होना चाहिए। मार्केट सबसे अच्छा कब होता है, जब वो इक्विलिब्रियम में होता है, संतुलन में होता है। ठीक है, जितना डिमांड हो उतना ही सप्लाई हो रहा हो, तो मार्केट क्या होता है, संतुलन में रहता है, प्राइस संतुलन रहता है। तो कंज्यूमर के लिए भी और जो कंपनीज हैं जो सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए भी जो चीज़ें हैं इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से वो काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो एक बाजार संतुलन में होता है यदि बाजार मूल्य पर जो मांग है, मांग की मात्रा मतलब जितना हमें चाहिए उसकी मात्रा जो है आपूर्ति के बराबर हो। मतलब मार्केट में मान लेते हैं कि 10 किलो टोमेटोज की डिमांड है, ठीक है, 10 किलो टोमेटोज की डिमांड है, और सप्लाई भी जो है वो इक्वली है, इक्वल सप्लाई। तो ये मार्केट क्या हो जाएगा, ये मार्केट कहलाएगा आपका इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस लेवल है, और ये क्या है, ये क्वांटिटी सप्लाई है। ठीक है, तो ये जो मार्केट है, ये जो बन रहा है, ये डी, ये क्या है, इट इज एन इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं इट इज एन इक्विलिब्रियम। सो ये जो है मार्केट का एक आइडियल कंडीशन होता है। सो मार्केट जो है जितना हमारा डिमांड हो उतना अगर सप्लाई हो, सो दिस इज एन आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन। ठीक है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब हमारा डिमांड और हमारा सप्लाई दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। क्या ध्यान देना आपको, मार्केट इक्विलिब्रियम में तब होगा जब हमारा डिमांड और हमारा सप्लाई दोनों क्या होगा, दोनों बराबर होगा, तब जाके हमारा मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। क्लियर? ओके, सो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड डिक्रीज इन डिमांड, क्या कह रहा है, एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एन इंक्रीज इन सप्लाई। मान लेते हैं कि डिमांड में क्या होगा, कमी आ गई और सप्लाई बढ़ गया, विल डिक्रीज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड वाइस वर्सा, बट द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैनॉट बी डिटरमाइंड। ऑब्वियस सी बात है, इसको डिटरमाइन हम नहीं कर सकते। क्या कह रहा है कि मांग में कमी और आपूर्ति में जब वृद्धि से संतुलन कीमत में कमी आती है। ठीक है, क्या कह रहा है, डिक्रीज इन डिमांड, तो ये जो डिक्रीज है मार्केट है, ये क्या हुआ, मान लीजिए कि यहां से डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या हुआ, थोड़ा सा इधर लेफ्ट वाइट शिफ्ट हुआ, तो सप्लाई विल डिक्रीज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द वाइस वर्सा, और ये जब बढ़ेगा तो ये क्या है, इसको वाइस वर्सा, मतलब इसको उसी तरफ से भी, दूसरी तरफ से भी इसको चेंज कर सकता है। मतलब मांग की जो कमी और आपूर्ति में वृद्धि से संतुलन कीमत में कमी आएगी, और मांग में वृद्धि और आपूर्ति की कमी से संतुलन कीमत में वृद्धि होगी, लेकिन संतुलन मात्रा पर प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या लिखा है, देन बट द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम पे जो इफेक्ट है, क्वांटिटी कैनॉट बी डिटरमाइंड, जो क्वांटिटी का इंपैक्ट है वो डिटरमाइन नहीं हो सकता है। ओके, तो आई होप थिंग्स आर क्लियर, आई होप थिंग्स आर क्लियर, आप समझ रहे हैं। सो ये देख लीजिए, आपने को मैंने पहले भी मैंने आपको समझाया है कि डिमांड सप्लाई का बेसिकली ये होता है कि जितना प्राइस होगा उतना ज़्यादा आपका डिमांड होगा। ठीक है, प्राइस बढ़ता जाता है, डिमांड कम होता जाता है, इसलिए ये क्या है, ये आपका डिमांड का एक्सेस है। ठीक है, इस तरह सप्लाई में क्या है, सप्लाई में क्या है, प्राइस जितना कम होगा उतनी सप्लाई कम होगी, जितना प्राइस बढ़ता जाएगा उतनी सप्लाई ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली सप्लाई कर्व है। ठीक है, ये क्या है, ये सप्लाई कर्व है, मतलब प्राइस इतना ज़्यादा होगा, सो बेसिकली इसका डिमांड भी इतना ज़्यादा होगा। लेकिन मार्केट इक्विलिब्रियम क्या कहता है, मार्केट इक्विलिब्रियम कहता है कि हमें सप्लाई और डिमांड को यहाँ मैच करना चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ठीक है, इक्विलिब्रियम। क्लियर?
कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? ठीक है, सो बेसिकली ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, और ये जो बीच में है ये इक्विलिब्रियम है, और मार्केट को यहाँ पे एग्जैक्ट ये आइडियल कंडीशंस कहलाता है। क्लियर? ओके। तो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, सो द प्रॉफिट लेवल दैट इज जस्ट इनफ टू, क्या कह रहा है? द प्रॉफिट लेवल जस्ट इनफ टू कवर द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फार्म इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक किसी फार्म की प्रॉफिट की बात करें कि उसकी प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करते हैं और वो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। किसी फार्म की बात करें कि उसकी नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगी, तो क्या हो सकता है? तो प्रॉफिट लेवल दैट इज जस्ट इनफ टू कवर द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट मतलब जो कॉस्ट उसको प्रोडक्शन में लग रहा है उसको पूरा करे, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जैसे कि मैं काम ए कर रहा हूं तो उस समय काम बी भी कर सकता था, तो जो मैंने काम बी को छोड़ा उसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इसके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसके प्राइस को अगर इसका कोई प्रोडक्शन बनाने के बाद, प्रोडक्ट बनाने के बाद वो प्राइस उसको मिल जाता है, सो दैट प्राइस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं उसको? दैट प्राइस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट दैट अ फार्म अर्न्स ओवर एंड एबव द नॉर्मल प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट के ऊपर, अरे नॉर्मल प्रॉफिट समझ गए आप लोग? नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, अगर मैं काम ए कर रहा हूं तो उस समय जरूर कुछ ना कुछ काम में, जैसे कि आप इस वीडियो लेक्चर्स को भी देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते थे? आप हो सकता था इसकी जगह क्लास जा सकते थे, इसकी जगह कोई मूवी देख सकते थे, इसकी जगह हो सके कुछ और पढ़ सकते थे। अगर आप इकोनॉमिक्स से भी पढ़ रहे हैं तो आप ज्योग्राफी पढ़ सकते थे, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आएंगे, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आपके छूटे उसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब इस अपॉर्चुनिटी को जो आप यूज कर रहे हैं, इसका जो प्राइस आपको पे करना है ज्योग्राफी के रूप में, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका अगर कंपनसेशन हो जाए और आपने जितनी मेहनत इकोनॉमिक्स में की है इसकी कंपनसेशन हो जाए, मतलब आपको अगर 40 मार्क्स का 50 मार्क्स का ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं और 25-25 मार्क्स से आते हैं, तो आपको 30 मार्क्स कम से कम अगर आ जाए तो इसको कहेंगे कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है और आपने जो टारगेट अचीव किया है वो नॉर्मल प्रॉफिट है या नॉर्मल टारगेट है। ठीक है, तो लाभ का वह स्तर जो फार्म कंपनी की स्पष्ट लागतों और अवसर लागतों को कवर छिपाने के लिए पर्याप्त है उसको सामान्य लाभ कहलाता है। तो किसको छुपाने के लिए? जो आपके स्पष्ट लागत है, जो दिख रहे हैं कि ये सामान आपने लगाया, आपने लेबर को पैसा दिया है, आपने रेंट दिया है, आपने जनरेटर का खर्चा दिया है, आपने रॉ मटेरियल का खर्चा दिया है, इसकी पूर्ति हो जाए, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी पूर्ति हो जाए, जो लागत अवसर है उसकी पूर्ति हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको सामान्य लाभ कहेंगे। ठीक है, प्रॉफिट दैट अ फार्म अर्न्स ओवर एंड एबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसके ऊपर कोई भी प्लस प्रॉफिट हुआ एबव में, ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ प्रॉफिट आपको हुआ, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। वह लाभ जो एक फार्म कंपनी सामान्य लाभ से अधिक अर्जित करती है असामान्य लाभ कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। नॉर्मल प्रॉफिट एक कंपनी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, लेकिन इसके ऊपर भी अगर कुछ कंपनी को फायदा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर उठ के भी कुछ फायदा होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व, द पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व एट विच अ फार्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द फर्म। ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द फार्म क्या कह रहा है? आपूर्ति वक्र, मतलब जो सप्लाई करती है कंपनी, उस वक्र की बात करें तो उस पे जो वह बिंदु है, वह बिंदु, वो जो सप्लाई कर्व मैंने दिखाया, सप्लाई कर्व, उस पे वह बिंदु जिस पर एक फर्म सामान्य लाभ कमाती है, फर्म का लाभ जो है अर्जन की स्थिति कहलाता है। ठीक है, मतलब इस सप्लाई इतना ऑप्टिमल रखा गया, इतना ऑप्टिमल रखा गया, जस्ट अ मिनट, इतना ऑप्टिमल रखा गया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे सप्लाई अगर है और यहाँ पे प्रॉफिट इसका अच्छा बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब यहाँ से जो है प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो गया है, दैट इज वाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि इसको जो है सामान्य लाभ कमाती है उस बिंदु जिसे फर्म, उसको फर्म का लाभ अर्जन की स्थिति कहते हैं। फर्म का जो लाभ अर्जन की जो स्थिति है वो क्या बन गया? वो आपका ये पॉइंट बन गया, पॉइंट ओ। ठीक है, समझ गए बातों को? तो जहां से फायदा बनना स्टार्ट होता है किसी फर्म को, उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्लियर? So measures of utility. The marginal revenue of a farm is the increase in total revenue of unit, increase in the farm's output. क्या कह रहा है? पैमाने की उपयोगिता, measure of utility. एक फार्म या कंपनी का सीमांत राजस्व
ठीक है, यानी कि मार्जिनल जो रेवेन्यू है फर्म के उत्पाद में एक इकाई वृद्धि के लिए कुल राजस्व में वृद्धि का काम करता है। सो अ मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए फार्म, ठीक है, जो आपका एक मार्जिनल रेवेन्यू है एक फार्म का, एक कंपनी का, इज इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू फॉर अ यूनिट, इंक्रीज इन द फार्म्स आउटपुट। ठीक है, तो 1 यूनिट जब आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, ठीक है, 1 जो आउटपुट है उसको 1 यूनिट इंक्रीज करोगे तो आपको रेवेन्यू जो है उसमें भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। टोटल जो रेवेन्यू है उसमें आपको परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है? सो फार्म आउटपुट जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो भी आउटपुट है, ठीक है, जो भी आउटपुट है उसमें जो प्लस हुआ, जो इंक्रीज हुआ, वो हमारे टोटल रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होगा, मतलब टोटल रेवेन्यू में ये चीज़ें हमें दिखेंगी। मतलब जैसे कोई कंपनी है, अगर कोई सामान बना रही है, तो मान लो कि मैं ट्यूबलाइट बनाता हूँ, तो मैंने एक ट्यूबलाइट बढ़ा दिया अपने कंपनी में बनाने में, एक ट्यूबलाइट। वो एक ट्यूबलाइट बनाने से जो मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा वो कहाँ दिखेगा मेरा? वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू। तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है उसमें जो है मार्जिनल रेवेन्यू रिफ्लेक्ट होगा, एमआर जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। ऑब्वियसली बात है, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं एक यूनिट से भी इंक्रीज करते हैं तो वो जो है हमारे रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होता है, हमारे रेवेन्यू में दिखता है। ओके, तो यूटिलिटी इज अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटीज। तो उपयोगिता क्या होती है? अगर यूटिलिटी की बात करें, व्हाट इज यूटिलिटी? व्हाट इज यूटिलिटी यानी कि व्हाट इज यूटिलिटी या कि संतुष्टि क्या होता है, संतुष्टि का क्या पैमाना होता है? सो उपयोगिता संतुष्टि का एक पैमाना है। क्या है यूटिलिटी? इट इज़ अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो किसी चीज़ की क्या यूटिलिटी है, ये आपके सेटिस्फैक्शन को बताता है कि आप कितना सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, ये आपके सेटिस्फैक्शन को बताता है कि आप कितना सेटिस्फाइड हैं। एन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो किसी कमोडिटी से आप कितना सेटिस्फाइड हैं, ये आपको क्या बताता है? ये आपकी यूटिलिटी, मेजर ऑफ यूटिलिटी होती है। ठीक है, किसी वस्तुओं के उपभोग से की प्राप्ति से आप कितना सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बताता है। ठीक है, और कंजम्पशन का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, अगर एक और यूनिट का कंजम्पशन आपका बढ़ता है तो उसकी भी जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो उस यूटिलिटी का, एडिशनल यूटिलिटी का, वो भी आपको यहाँ पता चलता है। कहाँ पे? आपको मेजर्स ऑफ यूटिलिटी में। ठीक है, सो मेजर्स ऑफ यूटिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली इट इज अ मेजर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ एन individual who gets from consumption of commodity. Then marginal utility. What is marginal utility? Marginal utility क्या होता है? तो marginal utility it is an additional satisfaction. क्या है ये? It is an additional satisfaction that customers gets for an additional unit of consumption or additional unit of service. क्या कह रहा है? या तो कंजम्पशन, या सर्विस जो है, क्या कह रहा है? एक तो कंजम्पशन कह रहा है या एडिशनल यूनिट ऑफ सर्विस। इसके एक एडिशनल यूनिट से एक यूनिट, मतलब मान लो कि आप 4 ब्रेड खाते हो, 4 ब्रेड आपने खाया, इससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला, 4 ब्रेड से आपने 4 ब्रेड की जो स्लाइस खाई उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला। इसमें आपने एक ब्रेड और जोड़ दिया, 1 ब्रेड का स्लाइस और जोड़ दिया, और इससे जो सेटिस्फैक्शन मिला ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ये हो जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर कॉन्सेप्ट है? कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक्स इज लाइक एयर, इट्स लाइक फ्लो, इट्स फ्लोस लाइक अ विंड, नो इशू, नो प्रॉब्लम, नो एनी क्लच इज देयर। किसी तरह की कोई समस्या आपको यहाँ पे नहीं होती है अगर आपने ध्यान से चीज़ों को समझा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स की थियरी बुक को पढ़ रहा है, इस वीडियो कोर्सेज को देख रहा है, उसको कहीं भी कोई समस्या निश्चित ही नहीं होगी, इसकी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, सो बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है, बार बार मटेरियल को चेंज मत कीजिए, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। सो इट वाज मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हमने समझा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। So total utility of a fixed quantity of a commodity is the total satisfaction derived from the consumption of a given amount of
सम कमोडिटी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, गिवन मात्रा, टोटल यूटिलिटी की जो कुल उपयोगिता किसी वस्तु की दी गई मात्रा के उपयोग के प्राप्त कुल संतुष्टि है। ठीक है, सो गिवन टोटल यूटिलिटी क्या है? कोई भी सामान को उपभोग करने के बाद आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे मान लो कि एक पैकेट बिस्किट खाया, उसके बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, टोटल यूटिलिटी चेंज्ड फ्रॉम 12 to 18 दिन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 6। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी क्या है? वो चेंज हो सकता है 12 से 18। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? वो चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि आपका एडिशनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल, वो 6 का हुआ। पहले कितना था आपका? पहले का यूटिलिटी था 12। ठीक है, 12 आपका क्या था पहले? वो 12 था, लेकिन टोटल यूटिलिटी फिर आपने उसमें एडिशनल यूटिलिटी कितना का लिया? आपने लिया टोटल यूटिलिटी आपका 18 हो गया। सो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना का हो गया? वो 6 का हो गया। तो एडिशनल जो यूटिलिटी है आपने 6 जो है एडिशनल यूटिलिटी उपभोग किया, एडिशनल यूटिलिटी को उपभोग किया। क्लियर? एडिशनल यूटिलिटी को उपभोग किया। समझ में आ रही चीजें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात तो नहीं? ओके। सो लिक्विडिटी ट्रैप, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है लिक्विडिटी ट्रैप में? सो एक लिक्विडिटी ट्रैप इज व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव। तो एक ऐसा सिचुएशन है, ये ऐसी स्थिति है जहां पे जो मौद्रिक नीति है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। मौद्रिक नीति आप जानते हैं, आरबीआई इज अ सोल अथॉरिटी जो मॉनेटरी पॉलिसीज को देखती है, उसका ख्याल रखती है, जिस तरह से फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट उसका ख्याल रखती है। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज द अथॉरिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो additional liquidity trap is when monetary policy become ineffective due to very low interest rate, बहुत कम इंटरेस्ट रेट हो गया मार्केट में, combined with the consumers who prefer to save rather than invest in high yielding bonds or other investment। तो लिक्विडिटी ट्रैप क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो जाता है समस्या? यहाँ पे समस्या हो जाता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? बहुत कम हो जाता है, और इसके कारण जो पब्लिक है वो पैसे को सेव करती है रादर देन इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्ट नहीं करती है। और ये सिचुएशन जो है ये बहुत सारे फैक्टर से आता है। फियर फैक्टर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, और ऐसे स्थिति में आप देखेंगे लोगों को वो कैश को जो है सेव करना प्रीफर करते हैं। ओके, सो एक लिक्विडिटी ट्रैप तब होता है जब बहुत कम ब्याज दरों के कारण मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है, बहुत कम ब्याज दर के कारण। ठीक है, तो जो ब्याज दर है वो बहुत कम होते हैं और मौद्रिक नीति जो है अप्रभावी हो जाती है, जो उन उपभोक्ताओं के साथ संयुक्त होती है जो उच्च उपज वाले बॉन्ड या अन्य निवेशों में निवेश करने से बजाय बचत करना पसंद करते हैं। तो क्या करते हैं? वो जो मनी है, जो कैश है, उसको वो सेव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैश को जो है सेव करने की कोशिश करते हैं, और इसी को स्थिति को, ये जो सिचुएशन है इसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। मतलब लिक्विडिटी जो है वो मार्केट से गायब होने लगती है। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। डिमांड एंड सप्लाई के दोनों लेक्चर्स आज मैंने कवर किए हैं। दोनों लेक्चर के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे, जो भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे माई पॉइंट ऑफ व्यू टू यू। चीज़ों को अच्छे से समझाया है, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। इकोनॉमिक्स बहुत बार आप लोग को टफ अपियर होता है, इसका रीज़न है कि थोड़ा सा आपकी जो बेस होती है वो कमज़ोर होगी। तो बेस कमज़ोर है, उसको अब ठीक किया जा सकता है। जीएस की पिनाकल की जो बुक है वो आपके पास है, वीडियो कोर्स आपके पास है, बहुत सारे वीडियो कोर्स के कंबाइंड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं 1999 में। 6 बुक, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, सारी चीज़ आपको मिल रही हैं। इन सभी चीज़ों को कवर कीजिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए, और अपना टाइम जो है वो सबसे कीमती है, उसका सही चीज़ों के लिए उपयोग कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन जो है अगले 6 महीना में कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएगा। गवर्नमेंट में इतनी वैकेंसी होती है, और आपके अंदर अगर मेहनत करने की क्षमता है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी जो जॉब है वो निश्चित ही हो सकती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टडी वेरी हार्ड। पिनेकल पब्लिकेशन ने लॉन्च कर दी है एसएससी टायर 2 के लिए कंप्यूटर नॉलेज की 5th एडिशन, जिसमें कि सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और जो थ्योरी है वो इंक्लूडेड है 2026 तक के। जो जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी कंडक्ट करती है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी का कलेक्शन है, और उसके आधार पर रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है कि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पीछे थ्योरी क्या बन रही है। ऐसा नहीं है कि पहले थ्योरी लिख दी फिर क्वेश्चन लिख दिया, ऐसा नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया, पहले सारे क्वेश्चन और उसके बाद चैप्टर में अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं, और उसके बाद इस किताब को लिखा गया है।
तो बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल रूप में लिखा गया है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की अलग अलग बुक है। और CHSL का चाहे वो एग्जाम हो या CGL टायर 2 का एग्जाम हो जहाँ पे कंप्यूटर का रोल आता है, या और कोई एग्जाम हो जो SSC कंडक्ट करती है, या कोई दूसरे भी जो एग्जाम होते हैं, उसके लिए भी ये किताब बहुत ज़्यादा शानदार है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम भी क्यों ना हो। ये किताब जरूर होनी चाहिए हर स्टूडेंट के पास में। कहाँ मिलेगी ये मिलेगी अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पर किताब मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, जो ये यहाँ पे आईडी दी हुई है, ये हर किताब की अलग आईडी होती है। पिनेकल की किताब में आपको एक तो होलोग्राम कहीं पे मिलेगा, और ये यूनिक होता है, हर किताब का अलग है, और ये भी आईडी अलग होती है। आईडी अलग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो 100 किताबें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो 100 किताबों की आईडी अलग अलग होगी। इससे आपको ओरिजिनल बुक मिलेगी, और आप यहाँ पे जब आप स्कैन करेंगे और उसके बाद में कैमरे से इसको स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा किताब ओरिजिनल है नहीं है। और आपको रजिस्टर कर लेनी है किताब, जिससे कि आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे। उससे आप जो पिनेकल की डिजिटल चीज़ें जैसे ई बुक्स है, टेस्ट पास है, या टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, वो खरीद सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इस किताब का, और ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो। ऑल द बेस्ट।